नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में मैं अभय आपका स्वागत करता हूं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें तथा इसे लाइक और शेयर कर दें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और टेलीग्राम का ग्रुप को भी मेरे ज्वाइन कर लीजिए, जिनमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फाइलें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो या कोई भी टेट हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी आपको पीडीएफ फाइलें, उसमें नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ज्वाइन नाउ लिख कर आएगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी में यानी बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत से संबंधित ई पावलोव जी के बारे में जानेंगे, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और इनके सिद्धांत के बारे में भी समझेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न इनसे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ई पावलोव का पूरा नाम था इवान पावलोव। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले, फिर इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो ई पावलोव कैसे मनोवैज्ञानिक थे भैया? तो ई पावलोव जो थे रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब सन 1904 में ई पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पूछा गया प्रश्न है हरियाणा टेट में, किस मनोवैज्ञानिक को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप बताएं, कहेंगे ई पावलोव को। और किसके लिए मिला था? तो मिला था आपको उद्दीपन अनुक्रिया में प्रयोग किए थे एक लार के लिए, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था, वही चीज़ जो अभी बताएं बस वही है, पाचन क्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था अगर पूछे तो आप ऑप्शन में लगाएंगे पाचन क्रिया। और अनुबंधन के जनक किसे कहते हैं? तो अनुबंधन के जनक भी ई पावलोव को कहते हैं। अब अगला जो है वो पॉइंट है, पावलोव का प्रयोग था। तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, याद रखेंगे। जहाँ पे लाव की बात आ जाए तो लाव से आप तुरंत गेस करेंगे पावलोव, कुत्ता। अब अगला फैक्ट जानेंगे, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। यानी कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। अब 3 चीज़ें आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए पावलोव जी का सिद्धांत आपको समझ में आ गया, और इससे बाहर कभी भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही इनके सिद्धांत में प्रमुख हैं। पहली है आपकी अनुक्रिया, दूसरा है उद्दीपक, और फिर आपका बना अनुबंधन। तो इससे इनका सिद्धांत बन गया। तो इससे इनका सिद्धांत कौन सा बना? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधन उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको 2-3 नामों से पूछता है। दूसरे नाम से पूछ लेगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और शास्त्रीय के बाद आपको इंग्लिश वर्जन में कभी कभी पूछ लेता है कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। तो आपका हो जाएगा पावलोव। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जानेंगे इनके सिद्धांत के बारे में थोड़ा डिटेल। अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया वह होती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई किया गया प्रयास ही अनुक्रिया होता है। अब उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक को पावलोव जी ने माना है लक्ष्य। और आपका अनुबंधन क्या हुआ? यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक मिलकर आपका बनता है अनुबंधन। यानी अनुक्रिया और उद्दीपक मिलकर आपका क्या बन गया? अनुबंधन। और उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही
आपका अनुबंधन कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे कि सीटेट की परीक्षा सन 2020 में होने वाली है जुलाई में, तो आप क्या करेंगे? तो आप अभी से उस परीक्षा को पास करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो आपकी क्या है? उसको क्वालिफाई करना आपका है टारगेट। तो जैसे ही आप उस टारगेट पे पहुंच जाते हैं, यानी लक्ष्य पे आप पहुंच जाते हैं, आपको अनुबंधन मिल जाता है, यानी रिस्पॉन्स मिल जाता है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो यही वो है आपकी अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुबंधन संबंध। अब नीचे दिया भी गया है, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है उसे अनुबंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। अब आगे चलेंगे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पावलोव का सिद्धांत इस प्रकार का है, पूछ लेता है पेपर में कभी कभी, निम्न में से पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का है? ऑप्शन दे देगा एस प्रकार, पी प्रकार, टी प्रकार, बी प्रकार। तो आपको एस प्रकार लगाना है, क्योंकि एस से होता है आपका स्टिमुलस, और स्टिमुलस को आपको बोलते हैं अनुक्रिया। अब अगला फैक्ट जानेंगे। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया तो जो हमारा लक्ष्य है वो उद्दीपक था। जैसे भोजन दिखाया जाता है, लार में वृद्धि होती है। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने कोई लालच देते हैं, कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, तो जब उसके द्वारा किया गया प्रयास, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास ही आपका क्या हो जाएगा? उद्दीपक हो जाएगा। अब इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो पावलोव जी ने पहले स्टेप में क्या किया? कुत्ते को जो है एक रस्सी से बांध दिया, और उसके बाद में उसके मुंह में नली लगा दी लार एकत्रित करने के लिए। तो उसके बाद में क्या किया? फिर पावलोव जी ने उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया। भोजन प्रस्तुत किया और भोजन को क्या माना? भोजन को कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और जैसे ही भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते के मुख से लार टपक गई, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। और फिर अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया? फिर कुछ दिन के बाद उस कुत्ते के सामने जब भोजन देते, तब वो एक नया प्रयोग किए, वो घंटी को इंक्लूड किए, घंटी बजाते, उसके बाद उन्हें भोजन देते। तब भी उसके मुख से लार आ जाती। तो ये कैसे अनुक्रिया हुई? तो जब घंटी बजाएं तो एक कृत्रिम उद्दीपक हो, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स हो, यानी कुत्ता जान गया कि जब घंटी बजेगी तब हमें भोजन मिल जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई वैसे। फिर क्या किया पावलोव जी ने? एक मिनट। फिर पावलोव जी ने क्या किया? फिर आखिरी स्टेप में उन्होंने घंटी जो है, केवल घंटी का प्रयोग किया, केवल घंटी बजाएं, और फिर देखें कि घंटी जैसे बजे कुत्ते के मुख से लार आ जाए। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत पड़ गई थी कुत्ते की कि जैसे ही घंटी बजती है हमें भोजन मिल जाता है। यानी उसका कृत्रिम उद्दीपक के बारे में समझ गया था कि जब घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिल जाएगा। तब क्या किया? फिर जो आखिरी स्टेप था उसमें पावलोव जी ने केवल घंटी बजाई, लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया। लेकिन जब उन्हें कुत्ते को भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुख से लार आए, तो ये घंटी कृत्रिम उद्दीपक होगी, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, और आपकी जो लार थी वो हो गई कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इससे हमें ये पता चला कि यदि हम किसी चीज़ का निरंतर अगर अभ्यास करते रहेंगे तो उस चीज़ की हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो जब हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसके लिए
हमारे अंदर स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगेगी, मतलब स्वयं उस चीज़ को पाने के लिए लालसा हो जाएगी। तो इस सिद्धांत का बनाने का यही मुख्य कारण था। अब इसका शैक्षिक महत्व जान लेंगे कि इसका शिक्षा में उपयोग क्या है। तो पहला फैक्ट है बुरी आदतों का सुधार और अच्छी आदतों का निर्माण करना, यानी इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में बुरी आदतों को ख़त्म करके और उनके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। ये चीज़ भी पूछता है पेपर में, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैंने इसको छाँट के लिखा है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुशासन लाया जाता है, यानी कि ये जो सिद्धांत है पावलोव का, इसके द्वारा बालकों में अनुशासन लाया जाता है। देखते हैं कि प्राथमिक स्कूल में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो आते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तो इस चीज़ का उसके अंदर फॉलो करके इस सिद्धांत को उनके अंदर अनुशासन में रखा जाता है कि वो नियमित आएँ और अच्छे से चीज़ों को सीखें, जिससे उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो और एक डिसिप्लिन मैनर में रहे। और अगला जो फैक्ट है वो है शिक्षक को विषय वस्तु को प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, यानी शिक्षक को विषय वस्तु जो चीज़ पढ़ा रहा है उसके प्रति उसे अनुबंधन, यानी कि उसको जोड़ना चाहिए, चीज़ों को बताना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के बताना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रख सकें। और ये कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है। बस इतना ही आएगा। और एक चीज़ और हम याद रखेंगे पावलोव कि पावलोव जब घंटी और भोजन देते थे तो इनके बीच का समय कितना था, कभी पूछ ही ले, शायद अभी तक पूछा नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है जानना। तो इनके बीच का जो समय था 2 से 4 सेकंड का था। जब घंटी बजाएं तो उसके 2 या 4 सेकंड बाद उसके पास भोजन प्रस्तुत कर देते थे। तो ये ख़त्म हुआ पावलोव का सिद्धांत। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी लाइव क्लासेस जो है दिनांक 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको सीटेट का प्रैक्टिस सेट प्लस कंटेंट और एनसीईआरटी पैटर्न की ईवीएस कराएंगे, जो कि सीटेट में एनसीईआरटी से किताब से 12 से 13 नंबर के प्रश्न हर साल बनते हैं और इसका डेली रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल इसके बारे में, सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट का पेपर कैसे आता है और इसमें कैसे हमें ओएमआर सीट भरना है और कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में तो संस्कृत में फर्स्ट लैंग्वेज करनी है या संस्कृत में सेकेंड लैंग्वेज करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर में जाके गलत कर देते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज दी है लेकिन वहाँ भी जाके उसमें सेकेंड कर दिए, फर्स्ट को सेकेंड, सेकेंड को फर्स्ट कर दिए। तो ये चीज़ कल सब क्लियर करेंगे पूरा, और इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थार्मोडाइट, जो मैं इसका कल वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि थार्मोडाइट का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत सबका धन्यवाद।